हाँ जी, 3-4 लोग अभी तक वापस आए हैं। 3-4 लोग वापस आए हैं, बाकी भी ज्वाइन कर लें ताकि हम इसको आगे शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब किसी का कुछ सवाल था जब हम ये सेशन एंड कर रहे थे, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? जी आबिद भाई, मैं पूछना चाह रहा था, ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डिम लिखा है, जी। तो इस डिम के अंदर हम इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों वैल्यूज यूज कर सकते हैं या अच्छा, कोई इसके स्पेसिफिकेशंस हैं अगर आप डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते, अगर मैं स्पेसिफिकेशंस हैं लिखता ना डिम var1 एज इंटीजर, तो फिर उसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकता था। जब मैंने ये नहीं किया तो अब वो इंटेलिजेंटली खुद ही उसका डेटा टाइप उसको असाइन कर रहा है। मैं स्ट्रिंग भी सेव करूँगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा, मैं इंटीजर करूँगा तो इंटीजर हो जाएगा, मैं अगर इसके अंदर डबल स्टोर करूँगा तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ वेरिएबल 1 एज इंटीजर, ठीक है, अब ये मैंने वेरिएबल 1 का एक जो है डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है। और अगर मैं एक्सेल में जाऊँ और यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूँ तो फिर क्या हुआ, फिर इसने टाइप मिसमैच का एरर दे दिया है। अब एरर आया, डीबग पे गए तो कहाँ पे है जी, ये वेरिएबल 1 के अंदर एरर है कि वेरिएबल 1 में जो ई टू से हम वैल्यू पिक कर रहे हैं वो वैल्यू मैच नहीं कर रही हमारे डेटा टाइप के साथ। लेकिन अगर वहाँ पे जाके मैं 32 लिख देता हूँ और मैं फिर इसको रन करता हूँ तो फिर ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। अच्छा, अब एरर इसने नहीं दिया क्योंकि ये नंबर था, नंबर को उसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर। वो परसेंट जो डेसिमल प्लेसेस थे, अगर यहाँ पर जाके मैं डेसिमल प्लेसेस ऐड करूँ तो डेसिमल को उसने नहीं किया, सम अप नहीं किया। लेट से हम वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं ताकि रिजल्ट भी हमारा चेंज हो जाए। इंटीजर के अंदर आपको पता है कि डेसिमल प्लेसेस नहीं होते। तो ये उसको राउंड कर रहा है या ऑटोमेटिकली खाली डेसिमल्स को हटा रहा है? डेसिमल्स को मींस अगर हम ऑटोमेटिकली 47.5 या 6 लिखेंगे तो वो उसको 48 कंसीडर करेगा, 47 कंसीडर 47 करेगा, 48 नहीं करेगा। ये बेसिकली राउंड नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके डेसिमल को इग्नोर कर रिमूव देगा, कर देगा। स्टोर नहीं करेगा उसको वेरिएबल में। यहाँ पे ये डिम स्टैंड्स फॉर डिम डायमेंशन, डिम जो है ये वैसी कीवर्ड बस है एक वो है। डिक्लेयर, ये कीवर्ड है इसको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। एक अच्छी चीज़ इसकी ये है वीबीए की कि ये आपको कोड सजेस्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा था रेंज B2, जब मैं रेंज B2 के बाद डॉट लिखता हूँ तो ये मुझे बता देता है कि इसके ऊपर क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। ये देखें, ये सारे एक्शन है जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पर वैल्यू लेके आनी थी और वो वैल्यू मैंने स्टोर करनी थी वेरिएबल के अंदर। अच्छा, मैंने आपको ना स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि हम स्टेप बाय स्टेप भी ये कोड जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्टेप इनटू के लिए F8 उसकी शॉर्टकट की है। जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो उसने जिस रो को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने जब एक दफ़ा दोबारा क्लिक किया तो ये नेक्स्ट रो पे चला गया। अब देखें, इसने जो चीज़ें हमने डिक्लेयर की, स्टोर की, जहाँ पे हमने कमेंट्स किए, वो सारी चीज़ें इसने इग्नोर करके आगे निकल गया है। उसके बाद ये कहाँ पे आया, हमने रो एग्जीक्यूट करनी है वेरिएबल 1 के अंदर, हमने वेरिएबल कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एंड यहाँ से जाके आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहीं पे वही काम अगर हम दोबारा करें कि इंटीजर के अंदर हम नंबर्स को स्टोर करने, टेक्स्ट को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। स्टेप इनटू, यहाँ तक ठीक है, इसने एरर नहीं दिया, उसने एरर नहीं दिया। जब मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये एरर दे देगा। इसका मतलब यह है कि मेरी इस रो के ऊपर एरर है जो वेरिएबल 1 है।
अगर और कोई क्वेश्चन नहीं तो आगे चलें। ये इमीडिएट विंडो के ऊपर हम इसको कैसे आउटपुट ले सकते हैं? लेट्स सपोज मैं वहां पे सेल में इसका आउटपुट नहीं लेना चाहता, इमीडिएट विंडो पे लेना चाहता हूँ। यूज़ करके देख लेता हूँ, मैंने भी वैसे एज सच कभी, ओ सॉरी, ये मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ से 21 और रन मैक्रो, मैक्रो नेम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? रीसेट किया जा सकता है, रन किया जा सकता है, डेफिनेशन ली जा सकती है, ब्राउज़र को ऑब्जेक्ट किया जा सकता है या इसको हाइड किया जा सकता है। चलें, इसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि यहाँ पर हम रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। ओके। हाँ, अलबत्ता एक और चीज़ है कि अगर हमने यहीं पे इसका रिज़ल्ट लेना हो, हमने एक्सेल के अंदर नहीं हमें रिज़ल्ट चाहिए, हमें यहीं पे रिज़ल्ट चाहिए एग्जीक्यूट करते हुए, तो उसके लिए हमारे पास मैसेज बॉक्स का एक ऑप्शन होता है। हम मैसेज बॉक्स में कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ MSGBBOX मैसेज बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स है। अब इसके अंदर मुझे क्या शो करना है? लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज़ द, ये अब टेक्स्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि डबल कोटेशन मार्क में जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो टेक्स्ट की सूरत में आती है। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें दिस इज़ अ रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं इसके अंदर दिस इज़ अ रिज़ल्ट की बजाय यहाँ पर सिंपली ये रिज़ल्ट शो कर देता हूँ इस तरह से। फिर इसको रन करता हूँ तो ये 63, इन दोनों को सम करके, आप वहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा है, दोनों में रिज़ल्ट चाहिए, तो दोनों की सूरत में आप इसको कमेंट ख़त्म कर दें, एग्जीक्यूट करें, उधर भी रिज़ल्ट अपडेट हो गया, यहाँ पे भी रिज़ल्ट आ गया। शीट और वर्कबुक का आपने क्या बताया था, वो कैसे करनी है सिलेक्ट? हाँ जी, वो भी मैचिंग वो, कैसे करनी? जी बिल्कुल, वो मैं आपको उसका भी आइडिया दे देता हूँ कि हम शीट के ऊपर कैसे काम करते हैं और वर्कबुक के ऊपर कैसे काम करते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो रेंज V2 है ना, ये रेंज मुझे चाहिए शीट 2 के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसका रिज़ल्ट लिखना है, ना कि TRG के अंदर लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, रेंज से पहले मैं इसकी वर्कशीट चेंज कर देता हूँ। अब शीट्स भी लोग लिखते हैं, वर्कशीट्स भी लिखते हैं, आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस वर्कशीट्स की है, वर्कशीट्स। और इसमें वर्कशीट का नाम दे दें शीट 2 डॉट एक्टिव। अब इसको हम यहाँ से जाके रन करते हैं, डिबग वर्कशीट शीट 2 डॉट एक्टिवेट वर्कशीट्स, ठीक है, शीट 2, स्पेस तो नहीं दी हमने, शीट 2। अब ये देखें, ये दूसरी शीट में जाके इसने इसको एग्जीक्यूट किया है और वहीं पे इसका रिजल्ट शो किया है, लेकिन वैल्यूज़ इसने अब कहाँ से ली हैं? वैल्यूज़ भी ये इसी में से ले रहा है। तो हमने वैल्यूज़ इसको देनी है TRG शीट से। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पर पहले हम एक्टिवेट करते हैं TRG वर्कशीट, वैल्यूज़ पिक कर लें और फिर उसके बाद दूसरी वर्कशीट में जाए और रिजल्ट दे। 63 है, यहाँ पर भी 63 आ गया और ये इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह से होगी। तो इस तरह से हम वर्कशीट टू वर्कशीट भी मूव कर सकते हैं। ऐसे ही हम वर्कबुक को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई वर्कबुक है किसी और पाथ पे पड़ी, अभी वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उसको भी आप ऐसे ही एक्टिवेट करके वर्कबुक को ओपन करें, वर्कबुक में से डेटा कॉपी करें, कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करें, फिर उसको आप क्लोज कर दें, तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, मैं आपको उसका एक आइडिया दे देता हूँ। आपने VB का एक कोड लिखना है और उस कोड के अंदर
एक छोटा सा टेबल बनाना है। अब टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप 3 का टेबल राइट कर रहे हैं, तो सॉरी मैं ज़रा डेसिमल प्लेसेस ख़त्म कर लूँ। ये 3 का टेबल है तो यहाँ पर इसके ये सारा 3 आ जाएगा। आप लोगों ने ट्राई करनी है, नहीं होगा तो फिर हम इसको बाद में यहाँ पे करेंगे भी। और इसी तरह की पहली असाइनमेंट होगी आपकी, 1 से लेके 10 तक आप इसकी काउंटिंग लिखेंगे। और लास्ट सेल के अंदर अच्छा इसमें लूप नहीं यूज़ करनी। अगर किसी को पहले वीवी आता भी है, जैसे जाफर है या अदनान है, तो आपने लूप यूज़ नहीं करनी, आपने सिंपली रेंज यूज़ करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए रेंज का, कि रेंज से डेटा कैसे उठाना है और कैसे उसमें लिखना है। कुछ भी किसी भी रैंडम पार्टिसिपेंट्स की हम स्क्रीन शेयर करवा के उसको वो देख लेंगे। और यहाँ पर आपका जो एक फार्मूला जिसके ज़रिए कैलकुलेट होना चाहिए वो ये होगा, यानी कि B2 इंटू C2, B3 इंटू C3, और उसकी जो वैल्यू है वो D में ऐसे लिखता जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आपकी पहले से लिखी होंगी, ये भी पहले से आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये वैल्यूज़ आप VB से इसको रन करेंगे। समझ आ गई असाइनमेंट की? जी बिल्कुल। चलें, इसका 4:36 हुए, कोशिश करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर आप इसको क्लोज कर लें। जहाँ पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझसे साथ साथ पूछते रहें। ये कोई मतलब वो टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है कि आपने वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं, आपने रेंज से डेटा कैसे पिक करना है, वापस रेंज में उसको शो कैसे करना है। मैं ये कोड आपके सामने विजिबल कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो, कोई भी चीज़ किसी की हेल्प लेनी है तो यहाँ से आप ले सकें।
अगर आप कहीं पे स्टक हो जाएं तो प्लीज़ मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी स्टॉप करूँगा तो आपको ये कोड नहीं नज़र आएगा। चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ। अगर कहीं पे आप स्टक होते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज़। हाँ जी उसामा, ज़रा स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। आपने कोड नहीं दिखाना, आपने मुझे रिज़ल्ट दिखाना है कि रिज़ल्ट आपका क्या है। ये ख़त्म करें ज़रा, टेबल में से जो जो वैल्यूज़ आपने मैक्रो से रन की हैं वीबी से, सिर्फ वो ख़त्म करें आप और फिर इसको रन करें। परफेक्ट, ज़बरदस्त। विकास आपका हो गया? अदनान? गुलाम नबी आपने किया है, लिख लिया कोड? हाँ जी, लिख लिया। हो गया, दिखा दें आप एक दफ़ा। आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स यस सबके पास हैं, तो ठीक है। मैंने बटन अभी नहीं डाला। शॉर्टकट की से ऑपरेट कर रहे हैं? अच्छा, वहाँ उससे रन से ऑपरेट कर रहे हैं। जी, रन से भी ऑपरेट कर रहा ठीक हूँ। है, ठीक है। बस इसका एक दफ़ा मुझे एग्जीक्यूट करके दिखा दें। अच्छा जी, आपने वेरिएबल वापस आ जाए मैक्रो पे। मैक्रो भी देख लेते हैं, बाकियों को भी आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपने किया काम। डिम से आपने वेरिएबल 1 to 10 लिखे हैं वी के साथ, और डी के साथ 1 to 10 लिखे हैं। फिर वी में आपने रेंज सेव स्टोर की हैं, बिल्कुल ठीक है, और डी में भी रेंज स्टोर की हैं सी कॉलम की।
और फिर आपने डायरेक्टली रेंज के अंदर वैल्यू डाल के उन्हें मल्टीप्लाई कर दी है। परफेक्ट है, ज़बरदस्त। अदनान मुनीर साहब, अदनान अगर कहीं पे स्टक हैं तो कोई मसला नहीं है, आप पूछ लें। पर्पज़ ये है कि आगे चलने से पहले यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, ताकि कहीं पे जाके डिस्कनेक्ट ना बनना शुरू हो जाए। वकास आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। वकास अली अवेलेबल भी हैं या कि इधर उधर हो गए हैं? सायरा हिसाम, सायरा आप इंट्रोडक्शन में उस वक्त नहीं थी, आई थिंक सो। आपने कर लिया ये? जी जी बिल्कुल, एक पार्ट हो गया, इसमें बाकी इसको अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सी स्पीड स्लो है। कोई मसला नहीं है, आप स्क्रीन शेयर कर लें, वो देख लेते हैं कि कहाँ पे अगर स्टक हैं तो वो भी देख लेते हैं, अदरवाइज आपने कोड किस तरह से किया हुआ है ये चेक करते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन कहीं पे आप स्टक हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, ताकि वो भी ट्राई कर लें, मैसेज बॉक्स भी ट्राई कर लेंगे बंदा इसी में। अतीक आपका हो गया? अतीक रशीद, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बंदे भी कम होते जा रहे हैं, क्या हो गया? इसमें आपने जो बताया था वो कमेंट करने के लिए किसी लाइन को कि वो सिंगल कामा उसके लिए डालते हैं स्टार्ट में, पूरे ब्लॉक के लिए भी कोई अलग से की है? नहीं है, इसमें नहीं है वो। हर लाइन को ही वो करना हर एक पड़ेगा लाइन के सिंगल? ऊपर आप वो सिंगल कोटेशन मार्क डालते जाएं तो वो कमेंट चेंज होता ठीक। जाएगा। बाकी लोग भी कंफर्म कर दें, अगर आप लोगों ने कोड कर लिया तो आगे चलें। जाफर साहब, आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आ रही, आपके लिए तो ये बड़ी ही बेसिक चीज़ है, बल्कि आप तो हमें बताएं कि इसमें फर्दर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। अभी भाई मैं कल बैठा हूँ, असल में साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं। इफ यू वांट तो मैं शेयर कर देता हूँ। हेलो जी जी जाफर साहब, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ इफ जी यू जी वांट? प्लीज़। अच्छा, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें वो उसी को मतलब डुप्लीकेट किया हुआ वैल्यूज को। वापस आइएगा एक दफ़ा, ठीक है, टॉप पे आ जाएं। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहाँ पे देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि वेरिएबल 1 2 3 के साथ ही वो बार बार उसको चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ये वेरिएबल 1 2 और रिज़ल्ट को ही कैसे बार बार कर रहे हैं? एक दफ़ा उन्होंने किया, वेरिएबल 1 में चीज़ें स्टोर की, रिज़ल्ट में जाके पेस्ट की, अगली दफ़ा वो कुछ और हो गया, फिर अगली दफ़ा कुछ और हो गया। तो होता ही है, वेरिएबल ना एक खाली बर्तन की तरह है, उसमें आप एक टाइम पे कोई एक ही चीज़ रख सकते हैं।
आपने एक चीज़ रखी, अब नई चीज़ जब आप उसमें ऐड करेंगे तो पहली चीज़ उसमें से ख़त्म हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी जाफर भाई ने क्या किया है, इन्होंने डिम वेरिएबल 1 किया और वेरिएबल 1 के अंदर रेंज C3 को स्टोर किया है। अगली दफ़ा जब इन्होंने अगेन वेरिएबल 1 इज इक्वल टू रेंज C4 डॉट वैल्यू किया तो इसने C3 की वैल्यू को वो भूल गया और अब उसको C4 की वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो गई है। फिर उन्होंने जब C5 की वैल्यू उसमें स्टोर की तो वो C4 को भी भूल गया और उसके अंदर C5 की वैल्यू स्टोर होगी एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जो है आगे चल के तो डेफिनेटली ये सारे काम हम लीड से कर रहे होंगे, लेकिन आप इसके इस तरह से भी अपनी जो वेरिएबल डिक्लेयर करने की स्पेस है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वेरिएबल को आप कॉमा के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे var1 var2 भी कर सकते हैं आप, डिम var1 var2 कॉमा रिजल्ट, तो ये आपके 3 वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू जाफर भाई, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें, मैं अब इसको थोड़ा आगे लेके चलूँ। वर्कशीट को हमने देख लिया कैसे एक्टिवेट करना है हमने। अच्छा, अब ये वर्कशीट हमें अगर मल्टीपल टाइम यूज़ करनी पड़ती है, मिसाल के तौर पे वर्कशीट TRG के ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर हमें वापस जाना पड़ रहा है उसमें शीट 2 में, फिर वापस TRG में आना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम उसके लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर ये चीज़ स्टोर कर देते हैं। जब भी हम उस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी एक्शन को दोबारा से परफॉर्म कर देगा। इसको भी आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये होगा। इसके अलावा मैसेज बॉक्स को मैंने आपको बताया था, मैसेज बॉक्स के बाद आप इसमें लेट्स से मैं यहाँ पर कॉमा और VB क्रिटिकल है, VB, ये काफ़ी सारे इसके ना मैसेज बॉक्स की टाइप हैं, जैसे ओके ओनली। अब ये ओके ओनली का क्या मतलब है, ये देखिएगा, उसने सिर्फ ओके का दे दिया। अब VB को मैं दोबारा कॉमा के साथ, ये जो सेकंड ऑप्शन है कॉमा के साथ मैं VB क्रिटिकल करता हूँ, अब देखें उसने एरर दे दिया। फिर मैं इसको जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा, ओके एंड कैंसिल, अब ओके आ गया, ये कैंसिल आ गया। तो इस तरह से ना बटन की इसकी सॉरी मैसेज बॉक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आप कॉल कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स के बाद आपने वो जो रिज़ल्ट शो करना है उसमें वो दिखेंगे, उसके बाद आप शो कर देंगे कि आपने इसमें क्या चीज़ किस तरह का ये बटन आपने बनाना है या किस तरह का ये मैसेज बॉक्स बनाना है। उसके बाद अगर आप दोबारा कॉमा लिखेंगे तो उसका टाइटल आ जाता है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ दिस इज़ रिज़ल्ट, सो लेट्स सी। टाइटल लिखने के बाद ये क्या करता है, अब यहाँ पे थे दिस इज़ रिज़ल्ट, तो अब इसका मैसेज बॉक्स का एक टाइटल भी आ गया। ऐसे ही मैं एक दो फिर अगर कॉमा करूँ तो हेल्प फाइल आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, ये सारे वो चीज़ें हैं, ये सारी इसकी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके वेरिएबल्स हैं जो कि हम यहाँ पर इसके एक्शंस हैं जो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन मैसेज बॉक्स का नॉर्मली हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते जब हम VB के अंदर जाके चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। अब इसको मैं क्लोज़ करने जा रहा हूँ मॉड्यूल को, और यहाँ पर मैं इंसर्ट करने लगा हूँ यूज़र फॉर्म। दोनों चीज़ों की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे के फिर हम प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे। यूज़र फॉर्म क्या चीज़ होती है, जब भी आप, मैंने आपको एक बल्कि दिखाया भी था सैम्पल के तौर पे, हम कोई डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं जो उन लोगों के लिए होती है जो एक्सेल के अंदर बिल्कुल ही ज़ीरो है, उनको एक्सेल का नहीं पता, और आप चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि वो आपका जो डेटा है इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही दे सकें, या आप ये चाह रहे हैं कि वो उस डेटा के साथ कुछ चीज़ ना कर सकें, कुछ डायरेक्टली इसी फॉर्म में जाके चीज़ें अपडेट करें,
तो उसके लिए हम यूज़र फॉर्म डिफ़ाइन करते हैं। अब यूज़र फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? यूज़र फॉर्म में यूज़र फॉर्म का नेम होता है और इसकी बैकएंड पे हम कोड रन करते हैं। मैंने आपको बताया था ये जब हम यूज़र फॉर्म डिस्कस करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। इसका ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ ना, ये बेसिकली इसका नाम है और ये नाम हम यूज़ करते हैं जब हम यूज़र फॉर्म को कॉल करते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी करनी है, उसके अंदर कोई कोडिंग करनी है, तो हम जब इसको कॉल करते हैं तो इसका नाम है यूज़र फॉर्म 1। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आपको चेंज करना चाहिए। और जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है सामने, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कैप्शन में आएगा, ये नेम में नहीं आएगा। नेम जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये यूज़र फॉर्म है, ठीक है। तो नेम यहाँ पे जाके इसका जो है वो काम करता है। अच्छा, उसके बाद इसके फॉन्ट हैं, इसकी हाइट, टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे अपीयरेंस को आप अगर जहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, पैलेट्स में से जाके आप कलर ले सकते हैं, या आप सिस्टम के कलर्स के हिसाब से इसको पिक कर सकते हैं। वो जो सिस्टम के कलर सेटिंग होगी उसी हिसाब से इसकी कलर्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। फिर बॉर्डर के कलर्स क्या लेने हैं आपने, बॉर्डर का स्टाइल क्या लेना है। बॉर्डर के स्टाइल पे भी अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर 1 और 0 आ रहा है। 0 का मतलब ये होता है कि बॉर्डर नहीं लगाना, और 1 का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर बॉर्डर ऐड करना है। उसके बाद इसके बिहेवियर्स आ जाते हैं। बिहेवियर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इसके बिहेवियर के ऊपर वर्किंग करते हैं मैक्रो के अंदर, कोड के अंदर जाके। फॉन्ट है इसका, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, आप इसका फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, सारी चीज़ें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। माउस आइकॉन है, ये तो जो अभी आइकॉन है नन है, इसका मतलब ये है कि जो भी इसका विंडो का है वही यूज़ होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप आइकॉन्स डाउनलोड करें और उसको इंपोर्ट कर लें। वो आपके GIF फाइल भी हो सकती है, PNG फाइल वगैरह भी हो सकती हैं। टैग्स आ जाते हैं। पिक्चर्स हैं, पिक्चर हमने नहीं इसमें यूज़ की हुई। और पोजीशन क्या है इसकी, किस जगह पे जाके ये होगा, हाइट क्या होगी इसकी, लेफ़्ट पे कितना होगा, स्टार्टअप है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो ये इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब फॉर्म के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, जब मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो देखें मेरे पास टूल बॉक्स आ गया है। कुछ केसेस में ये टूल बॉक्स यहाँ से हाइड भी हो जाता है, ऐसे जाके ये हाइड हो जाता है। तो आपको इसका टूल बॉक्स जो है, सॉरी, इसका टूल बॉक्स लाने के लिए ऑप्शंस कहाँ से मैं लेके आ सकता हूँ, ये टूल बॉक्स आप इसका व्यू से दोबारा लेके आ सकते हैं, ठीक है। टूल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उस पर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला लेबल है, जब भी कोई ऐसा टेक्स्ट आपने लिखना है जो कि सिर्फ रीड ओनली हो, एंड यूज़र के लिए जो भी इस पर काम कर रहा है, जिसके अंदर कोई डेटा एंट्री, सिलेक्शन कुछ भी ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये चीज़ क्या प्रेजेंट कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप फॉर्म फिल करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें पहले लिखा होता है एंटर योर फर्स्ट नेम और आगे टेक्स्ट बॉक्स बना होता है। वो जो एंटर योर फर्स्ट नेम है वो बेसिकली लेबल है, और जो आगे टेक्स्ट बॉक्स है वो इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होता है उस पर। इसी तरह से कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स हम ड्रॉप डाउन को कहते हैं। ड्रॉप डाउन भी आप लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन में आपने जो आइटम्स हैं वो ऐड करने होते हैं। इसी तरह से लिस्ट बॉक्स है। तो लिस्ट बॉक्स जो है ये बेसिकली अगर आप लोगों में से किसी ने ऑलरेडी फॉर्म कंट्रोल यूज़ किया हुआ है तो उसको बड़ी इजीली आइडिया हो जाएगा। मोस्टली मैं अपनी एडवांस ट्रेनिंग और डैशबोर्ड की ट्रेनिंग में इन टूल्स का यूज़ ज़रूर बताता हूँ। चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, फिर टॉगल बटन है। ये टॉगल बटन है बेसिकली, ये आपने ऑप्शन 1 पे जाना है या 2 पे जाना है, ये उसके लिए है। ग्रुप बॉक्स है, ये बेसिकली जब आप मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं ना, अच्छा ये फ्रेम है। ग्रुप बॉक्स उस सूरत में होता है जब हमने एक ऑप्शन बटन यूज़ करना है एक ही विंडो के अंदर रहते हुए मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए, तो फिर हम ग्रुप बॉक्स में उसको ऐड कर लेते हैं। स्क्रॉल बटन है, स्पिन बटन है, ये सारे। लेकिन हमारा मोस्टली जो काम होगा वो टेक्स्ट बटन के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर होगा
ऑप्शन बटन के ऊपर, रेडियो बटन, चेक बॉक्स वगैरह के ऊपर, और बटन के ऊपर होगा कि बटन से हम कैसे उसकी जो कमांड्स हैं वो कैसे लिखते हैं, कि अगर हमने फॉर्म को क्लोज़ करना है तो कैसे करेंगे, एंड डेटा को सेव करना है तो कैसे करेंगे, इसी तरह से अगर हमने जो फॉर्म के अंदर एंट्रीज की हुई हैं उनको क्लियर करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर्म के हवाले से। अभी आज की इससे आगे मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये आज की आपकी असाइनमेंट भी होगी। आपने एक फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म का एक हम पर्टिकुलर साइज़ जो है ना वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसकी हाइट या विड्थ क्या रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास पोजीशन हाइट और विड्थ आ रही है, तो हम इसकी हाइट रखेंगे 200 और इसकी विड्थ रखेंगे लेट्स से 400। इसके ऊपर हम इसको स्ट्रिक करेंगे। इसी के ऊपर आपने इस फॉर्म का सबसे पहले यहाँ पर टाइटल देना है कि ये फॉर्म है क्या। व्यू और टूल बार, टाइटल के लिए आप लेबल ऐड करें। उस लेबल के अंदर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और जाके इस जगह पे भी उस लेबल का जो कैप्शन है वो आप कहाँ पे होगा, ये इसको चेंज कर सकते हैं। डेटा एंट्री फॉर्म आ जाएगा। फिर आपने इसका फ़ॉन्ट कलर क्या रखना है और फ़ॉन्ट का जो टेक्स्ट अलाइन, ये अलाइनमेंट आ जाएगी। टॉप विड्थ कितनी है, अलाइन सेंटर, और उसके बाद फॉन्ट स्टाइल आ गया, 4 कलर, कुछ कोई भी आप जो इसमें यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसी के तरह से टेक्स्ट अलाइन, टैग, पिक्चर पोजीशन, माउस आइकॉन, लेफ्ट, हाइट, ऑटो साइज टू फॉल्स। अच्छा, ऑटो साइज टू फॉल्स से होता ही है कि जब आप फॉर्म को मैनुअली इसका साइज़ चेंज करते हैं तो उसमें वो भी एडजस्ट हो जाता है। सॉरी, ये लेबल 1 नेम जो है, ये लेबल 1 बेसिकली जब हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें अगर फॉर्म में भी आपने वैल्यूज़ जो है वो डायनामिक रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर्म का नाम भी आप चाह रहे हैं कि एक्सेल शीट के अंदर जो आप लिखें वहीं से उठ के आ जाए, तो आप ये इसके ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। हमें इनको एज अ वेरिएबल यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है वहाँ पे। यस, यहाँ से मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ 16। ओके, ये इस फॉर्म का टाइटल आ जाएगा इस तरह से। अब इसके नीचे आपने मिनिमम 3 टेक्स्ट बॉक्सेस डालने हैं, एक ड्रॉप डाउन डालना है और 2 चेक बॉक्सेस यूज़ करने हैं। आप लेबल देंगे यहाँ पे, उस लेबल में लेट्स से ये पहला लेबल है फर्स्ट नेम, वही जो डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसे कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पे ले आते हैं सेकंड नेम, सेकंड नेम आ गया। और उसके बाद हम एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं ईमेल आईडी की। ये 3 हमारे पास आ गए लेबल, और इसी तरह से 3 हम इसके अगेंस्ट टेक्स्ट बॉक्सेस डाल लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं।
अच्छा, अब इस जो ड्रॉप डाउन है ये भी आप इस यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन ड्रॉप डाउन के भी साथ आप इसी तरह से एक इसको हम क्या देते हैं डिपार्टमेंट। वो कुछ डिपार्टमेंट हम इसमें डिफाइन कर लेंगे जो कि ये ड्रॉप डाउन से पिक कर रहा हो। ड्रॉप डाउन आपका डायनामिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। स्टैटिक के केस में आप यहीं पे वैल्यूज असाइन कर देते हैं उस कॉम्बो बॉक्स को, और अगर आप एक्सेल शीट के साथ उसको लिंक करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर आपने एक टेबल डिफाइन किया और उस टेबल को आप इसके साथ लिंक करते हैं, तो जब भी वो टेबल आप वहाँ से कुछ भी चेंज करना चाहें तो उस टेबल को चेंज करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। हम दोनों तरह पे इस पे काम करेंगे, डायनामिक बनाने के ऊपर भी काम करेंगे और इसको स्टैटिक रखने पे भी जो है उसके ऊपर करेंगे। फिर चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में हम लेट्स से ये जो है ना चेक बॉक्स 1, लेबल 1, उसके बाद कॉम्बो 1, इनको आपने चेंज करना है इन नामों को। इस नाम को आपने जैसे डिपार्टमेंट, और अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT, और लेबल है तो LBL, और अगर वो कॉम्बो है तो CMB। आगे CMB ये चीज़ें इसलिए हम लिखते हैं ताकि हमें जब कोड कर रहे हो तो हमें इजीली ढूंढ सकें कि हमने किस पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ अभी प्ले करना है। वो हम करेंगे ऑप्शन बटन में। यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सेल ट्रेनिंग यस नो, और इसी तरह से एक और कर लेते हैं पावर BI ट्रेनिंग यस नो। और उसके बाद आपने 3 बटन अपने फॉर्म के ऊपर ऐड करने हैं, और वो 3 बटन क्या होंगे? पहला बटन होगा सेव का, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कोडिंग हम कर रहे होंगे। दूसरा बटन होगा क्लियर, एक सेकंड दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिंक नहीं है, मैं अभी सिंक करवाता हूँ उसको तो आ जाएंगे। बस 5 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा। और तीसरा बटन जो है वो हमारा होगा क्लोज का। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये आ जाएगा क्लोज। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनमें जाके इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो बटन ड्रॉ किया था वो कमांड बटन 1 था, ये देखें, ये CMD B1 था। अब दूसरे नंबर पे कमांड बटन 2 हो गया और तीसरे नंबर पे कमांड बटन 3 हो गया। इसी तरह से मैंने लेबल को भी कॉपी के पेस्ट किया था, लेबल 2 लेबल 3, ये लेबल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और टेक्स्ट बॉक्सेस को भी कॉपी किया था, टेक्स्ट बॉक्स 1, 2 और 3। तो प्रॉपर्टी जो है ना ये यूनिक होती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स डाल रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स 1 ही सारे हो जाएंगे, हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। इस तरह से आपने एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, फिर उस फॉर्म के ऊपर हम फर्दर जो है वो कोडिंग करेंगे। अभी मगरिब की अजान होगी है यहाँ पे लाहौर में, नमाज़ पढ़ लें आप लोग, 15 मिनट के बाद दोबारा फिर मिलते हैं।